तो मैं ये कहूँगी कि प्रेडिक्शन करते हैं तो क्या केवल जन्म पत्री से काम चल जाता है या उसमें इंट्यूशंस का भी कोई बड़ा रोल होता है? जन्म तारीख और जो जन्म नक्षत्र होते हैं, जो हमारी कुंडली बनती है, उससे हम लोग फ्यूचर का गाइडेंस बता सकते हैं कि फ्यूचर में आप ये करो, बहुत बेहतरीन होगा, ये लाइन चूज करो, आपके करियर के लिए काफी अच्छा है, गुरु आपके स्ट्रांग है, वो सारी चीजें बता। पर एक एस्ट्रोलॉजर जहाँ तक मैंने फील किया हुआ है और जो अभी भी मैं करती आ रही हूँ कि अगर आपके पास कोई प्रश्न लेके आता है, कुंडली बाद में आती है पर वो इंसान पहले आता है। अच्छा, तो करियर और बिजनेस में एरीज वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और मतलब किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? करियर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेष राशि वाले ज्यादातर लोग अगर जॉब करते हैं ना तो उसमें ज्यादा सक्सेस है। अच्छा चलिए मैम, हमने 2025 की तो बात कर ली, 2025 काफी ज्यादा मुश्किलों भरा भी रहा और अब आगे का भी आप थोड़ा बता ही दिया है आपने। तो चलिए स्विच कर लेते हैं एक बार न्यू ईयर पर, यानी कि 2026 पर। कौन सी राशियों के लिए साल 2026 अच्छा होने वाला है? 2026 की अगर बात करें तो सूर्य का साल आने वाला है। जी जी। मंगल का साल तो ऑलमोस्ट हमने देख ही लिया है, कैसे काफी लोग स्टेबल नहीं हो पा रहे अपनी लाइफ में, शादी हो रहे तो टूट जा रही है। 2026 का साल सूर्य का साल है, काफी अच्छा साल रहेगा। और अगर बात करें तो तुला राशि है, वृषभ राशि है, मीन राशि है और कुंभ राशि का भी कहीं ना कहीं काफी अच्छा टाइम आने वाला है 2026 में। और मिथुन राशि। सितारों की ज़बां है पुरानी, लेकिन हर दफा कहती है नई कहानी। राशि हो या नक्षत्र का राज, केजेड टॉक्स पर चलेगा आज सितारों का अंदाज। नमस्कार, मैं हूं छवि पराशर और आप देख रहे हैं केजेड टॉक्स। और आज का एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत खास है जो एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा विश्वास रखते हैं या थोड़ा सा रखते हैं शक, क्योंकि हमारे साथ हैं एक ऐसे गेस्ट जो ना केवल आपका फ्यूचर देखते हैं बल्कि आपके नक्षत्र के जरिए आपका असली नेचर भी समझा देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चेतना मिश्रा की और आज के इस एपिसोड में बात होने वाली है उन टॉपिक्स पर जो है थोड़े अलग, थोड़े से इंटरेस्टिंग। तो चलिए हम बात करते हैं चेतना मिश्रा जी से। तो चेतना मिश्रा जी मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है केजेड टॉक्स के इस खास शो में। धन्यवाद आपका छवि जी। जी मैम, तो जैसा मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप ना केवल लोगों के भविष्य देख लेती हैं बल्कि साथ-साथ नक्षत्र के जरिए उनका नेचर भी समझा देती हैं। आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। तो चलिए मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि आपने एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में कदम कैसे रखा? आपने कैसे शुरुआत की एस्ट्रोलॉजी की? मैंने 2009 में मैंने संस्कृत महाविद्यालय जो वडोदरा में है, वहां से मैंने अपना स्टार्टिंग किया स्टडी। बट मुझे पता नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगी। ओके। तो मैंने संस्कृत महाविद्यालय में एडमिशन लिया क्योंकि मुझे लगता था कि मैं संस्कृत में कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो फिर वहां पे सब्जेक्ट था वेद शास्त्र था, तो वहां पे एक सब्जेक्ट था वास्तु ज्योतिष, तो मुझे उन्होंने अचानक ज्योतिष में एडमिशन दे दिया। तो मेरे लिए सरप्राइज था कि मैं इसका करूंगी क्या फ्यूचर में। तो जो वहां पे जो प्रोफेसर थे उन्होंने बोला कि अभी नहीं पता चलेगा शायद तुम्हें, पर थोड़ा टाइम जाने दो, फिर आपको पता चलेगा इसका वैल्यू क्या है। तो फिर धीरे धीरे फिर मैंने वहां से ज्योतिष के तरफ मेरा रुचि बढ़ने लगा। ओके, तो फिर आपने कैसे सोचा कि इसको करियर स्टेज पर भी ले जाऊं मैं? मतलब एक होता है कि हाँ, हम पढ़ते तो हैं, हम ऑप्शनल में भी कई सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास म्यूजिक था, ऑप्शनल में फैशन था, बट स्टिल मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे म्यूजिक और फैशन में करियर बनाना है। हाँ, लेकिन मैंने जब तक मेरे पास ऑप्शन में था मैंने उसको गो थ्रू किया, एग्जाम्स भी दिए, सब क्लियर भी किया, बट स्टिल मतलब एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं देखा। तो आपने ज्योतिष को करियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देखा और मतलब ऐसा क्या था? इंटरेस्टिंग लगा आपको? क्या आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया उसमें? नहीं, बेसिकली मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो बचपन से ही मेरे पापा सुंदरकांड का पाठ, रामायण, भगवत गीता, ये सब क्या है बचपन से हमको बिठाते थे, पूजा करवाते थे कंपलसरी। सुबह तो मॉर्निंग का स्कूल होता था, शाम को पापा कंपलसरी तीनों भाई बहन को बिठा के हनुमान चालीसा पढ़ो। सुंदरकांड खुद पढ़ते थे, ट्रांसलेट करते थे हिंदी में। तो वहां से मेरा वहां से रुझान तो था कि हाँ मुझे ज्योतिष पढ़ना है। पर जैसे जैसे मैं धीरे धीरे ग्रो करने लगी, मुझे शायद याद है 8 या 9 स्टैंडर्ड में
गुजरात में संदेश करके न्यूज़पेपर आता है, संदेश नाम का। तो उसमें है ना हर गुरुवार को नक्षत्र पूर्ति आती है, पूरा कॉलम आता है नक्षत्र करके। तो मैं फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज एक ही बार में पढ़ लेती थी, क्योंकि तब मेरा स्टडी चल रहा था, मैं स्कूलिंग था, तो मुझे इंटरेस्ट आता था, पर मुझे ऐसा नहीं पता था कि मैं इसमें करियर बनाऊंगी। तो फिर धीरे-धीरे मुझे थोड़ा-थोड़ा समझ में तो उस टाइम पे भी आ रहा था। उसमें हस्तरेखा के बारे में भी आता था, न्यूमरोलॉजी के भी बारे में आता था, नंबर 1 वाले कैसे होते हैं। मैं ऐसे पढ़ के फिर भूल जाती थी। पर मैं बचपन से थोड़ा भगवान को मैं ज़्यादा मानती हूँ, तो मैं भगवद गीता, रामायण, सुंदरकांड ये सब मैं धार्मिक पुस्तकें भी काफ़ी पढ़ती थी। और फिर वहाँ से मुझे पता चला कि नहीं, अभी संस्कृत पढ़ना है तो चलो ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में एडमिशन मिला है, ज्योतिष शास्त्र में, तो करेंगे कुछ अच्छा। कुछ ज़्यादा नहीं सोचा था, पर फिर होता गया धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहे। अच्छा, आप किस स्कूल को फॉलो करती है, वैदिक या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी साइंस में? वैदिक ज्योतिष। वैदिक और वेस्टर्न का डिफरेंस ज़रा हमें बता दीजिए। वैदिक ज्योतिष का ऐसा है, शास्त्रों के अनुसार उनका जो भी फल कथन होता है वो वैदिक के हिसाब से होता है। वेस्टर्न का रहता है कि वो अपने नंबर्स, ये नंबर न्यूमरोलॉजी वो ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर फॉलो करती है। अच्छा, ओके, तो मतलब न्यूमरोलॉजी वेस्टर्न साइड पर आ जाता है और बाकी कुंडली, राशि, ये सब ये वैदिक में आ जाता है। वैदिक में जो सितारे देख के बताते हैं। जी। तो आपका इस फील्ड में इंस्पिरेशन कौन था? मतलब जब आपने स्टार्ट किया, ये एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में कदम रखा, तो कोई तो एक इंस्पिरेशन रहा होगा ना, जब आपको ज्योतिषी सब्जेक्ट आपको दे दिया, तो कहीं न कहीं आपका कोई इंस्पिरेशन भी बना होगा इस फील्ड में? इंस्पिरेशन का बात करें तो जो संस्कृत महाविद्यालय वडोदरा यूनिवर्सिटी जो है, सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो प्रोफेसर थे जिन्होंने एडमिशन के टाइम पे मुझे एडमिशन डायरेक्ट दे दिया था, मुझे पूछे बिना कि मुझे करना क्या है फ्यूचर में। क्योंकि मुझे प्रोफेसर बनना था संस्कृत का। तो पापा को भी अच्छा लगा कि मैं संस्कृत की प्रोफेसर बनूंगी तो थोड़ा टाइमिंग मैच हो जाएगा, अच्छा टाइमिंग रहता है, लेडीज के लिए अच्छा रहता है एजुकेशन फील्ड। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब वो लेक्चर लेने आए तब उन्होंने समझाया कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है, सारी चीजें। तो अगर मेरे गुरु, मैंने उनसे सीखा है सारी चीजें, पंचांग कैसे देखते हैं, कुंडली कैसे बनाते हैं। तो चेतन सर करके हैं, चेतन पंड्या, जो एमएस यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर पढ़ाते हैं। तो उनको ही मैंने, फर्स्ट तो मेरा स्टेप था, रोल मॉडल वही है कि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट दिलाने के लिए उनका ही एक अच्छा रोल है। इसके बाद तो धीरे-धीरे थोड़े-थोड़े और लोग जुड़ते गए। जैसे-जैसे मेरा और करियर ग्रो करता रहा, वैसे-वैसे और सारे लोग भी जुड़ते रहे कि उनका देख के मैं थोड़ा-थोड़ा सीखने लगी। कई ग्रंथ ऐसे कि जहाँ पे मैंने उनके से सीखा। अच्छा, तो आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप प्रेडिक्शंस करती हैं, लोगों का भविष्य देखकर बता देती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि प्रेडिक्शन करते हैं तो क्या केवल जन्म पत्री से काम चल जाता है या उसमें इंट्यूशंस का भी कोई बड़ा रोल होता है? जन्म तारीख और जो जन्म नक्षत्र होते हैं, जो हमारी कुंडली बनती है, उससे हम लोग फ्यूचर का गाइडेंस बता सकते हैं कि फ्यूचर में आप ये करो, बहुत बेहतरीन होगा, ये लाइन चूज़ करो, आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा है, गुरु आपके स्ट्रॉन्ग है, वो सारी चीज़ें पर एक एस्ट्रोलॉजर जहाँ तक मैंने फ़ील किया हुआ है और जो अभी भी मैं करती आ रही हूँ, कि अगर आपके पास कोई प्रश्न लेके आता है, कुंडली बाद में आती है, पर वो इंसान पहले आता है। एग्ज़ैक्टली। उनके विचार पहले आते हैं। तो एक इंट्यूशन आ जाता है कि इनका ये काम होगा या नहीं। तो मुझे तो ज़्यादातर वाइब्रेशन आती है। और शायद मेरे प्रोफेसर और जो मुझे पहले से जानते बचपन से, उनको ऐसा लगता है ये गॉड गिफ्टेड है। क्योंकि जब मैं डिप्लोमा के लिए एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी में, उसके पहले से मैं हाथ देखती थी। ओके। तो टीचर बोलते थे अभी तो हाथ वाला सब्जेक्ट भी नहीं आया है, न्यूमरोलॉजी और सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, ये तो सब्जेक्ट भी अभी पढ़ाया नहीं है। तो ये कैसे देखते हैं, इसका मतलब है इसको गॉड गिफ्ट है। तो मैं कहीं न कहीं अभी भी मानती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती हूँ। अभी तो ऐसा होता है कि पैसे कमाओ, फ्यूचर देखो, तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है। पर वो होता है ना, एक भगवान ने बोला, गणपति जी ने, चलो बोल दो इनका काम हो जाएगा, तो हो जाता है। अच्छा, तो आपका सबसे ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन अभी तक का कौन-सा रहा है? मतलब काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस किए होंगे, तो जो आपको फ़ील हुआ हो कि नहीं यार, ये मैंने किया था और ये एग्ज़ैक्ट वही है या वही हुआ, ऐसा जैसे प्रेडिक्शन मैं कौन-सा बात रहा? करूँ कि बेसिकली मैं यूपी से बिलॉन्ग करती हूँ।
अयोध्या से बिलोंग करती हूँ और मेरा बॉर्न बॉटम गुजरात वडोदरा सिटी में हुआ है। जी। तो मैं छुट्टी मनाने यूपी गई हुई थी। तो वहाँ पे लखनऊ में मेरी मामी है, मामा-मामी जी, मेरी मम्मी ने बोला कि मेरी डॉटर पढ़ाई कर रही है ज्योतिष में, उसको हाथ-वाथ देखना आता है। तो वो होता है ना कि हम भी बता दें चलो। जी। तो मामा ने बताया। तो उनको ऑलरेडी एक बेबी गर्ल थी। तो देखा और मुझे जो समझ में आया, मैंने बोला मामा जी, मामी जी, आपके ट्विन्स हैं। ऐसा बोल के मैं नेक्स्ट डे इवनिंग में मैं वापस मेरे दूसरे मामा जी के वहाँ पे चली गई। जी। सुबह 4 बजे से कंटिन्यू फ़ोन पे फ़ोन। अब उस टाइम पे कीपैड वाले फ़ोन चलते थे, जी, 2009-10 की बात कर रही हूँ। जी। तो मामा जी के इतने मिस कॉल थे, मैंने तुरंत कॉल किया। उन्होंने बोला कल मामी जी को ले गए थे अल्ट्रासाउंड करवाने और ट्विन्स हैं। तो वो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइज़ था कि मैंने जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज गेन किया था और वो मैंने प्रेडिक्शन किया और वो इतना तुरंत, तो वो मेरे लिए एक मेमोरी है। अच्छा, एक एस्ट्रोलॉजर के नाते आप मतलब ये बताना चाहेंगे हमें कि अगर किसी इंसान को अपना जन्म का समय नहीं पता है, एग्ज़ैक्ट समय नहीं पता है, तो कुंडली कैसे देखी जाएगी? मतलब जहाँ तक मैंने सुना है कि जन्म का समय हमें बर्थ टाइम पता होना चाहिए, बर्थ सिटी पता होनी चाहिए। तो अगर एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं पता है तो फिर कैसे होगा? जैसे हमारे शास्त्रों में है ना, ऐसा कहा गया है कि जन्म तारीख नहीं पता है, टाइम नहीं पता है, पर हमारा नाम बहुत बड़ा हमारा आइडेंटिटी है। जी। जैसे होता है ना कि नाम से प्रभाव होता है। अभी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपने गुरु से, अपने बड़े से अपना बच्चे का नामकरण करवाते हैं कि हमारा बेटा-बेटी का नाम कर दीजिए आप। तो वो लोग नाम में गुण होते हैं। तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि जब इंसान पहले नहीं आता, पहले उनका नाम आता है। तो नाम में काफ़ी अच्छा प्रिडिक्शन हो सकता है, जी। अगर प्रॉपर एक नाम के अर्थ के साथ किया जाए। जैसे मेरा नाम चेतना है, जी। तो मेरे में हमेशा एक एक्टिवनेस रहती है कि हाँ, तो अलग-अलग रहता है प्रभाव। चलिए बहुत अच्छी इंस्पायरिंग जर्नी थी मैम आपकी, आपने हमारे साथ शेयर की, मतलब व्यूअर्स को काफ़ी अच्छी लगी होगी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में आई थिंक कि जो लोग डरते हैं कि हमें बर्थ टाइम नहीं पता है, तो वो शायद इससे कुछ सीख लेंगे और ज़रूर आपके पास भी आएँगे। हम शो को आगे कंटिन्यू करते हैं और करते हैं राशियों की बात अब, मतलब ये तो एस्ट्रोलॉजी का जनरल हमने जान ही लिया, अब हम थोड़ा डीप जाएँगे इसमें। तो हम करेंगे राशियों की बात और जानेंगे फ्यूचर और इनके नेटिव्स के लिए क्या है आपकी तरफ से एडवाइस। तो सबसे पहले बात कर देते हैं एरीज राशि की, जो कि है मेष राशि। तो एरीज के नेटिव्स के लिए मतलब फ्यूचर कैसा दिख रहा है? मेष राशि देखी जाए तो मेष राशि एक मंगल का प्रभाव वाली राशि है, उनके स्वामी मंगल होते हैं। जी। तो मेष राशि का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। मेष राशि वाले अधिकतर लोग काफ़ी ऊँचाइयाँ पे दिखे जाते हैं, जी। क्योंकि उनके में लीडरशिप क्वालिटी होती है। मंगल एक सेनापति का रोल जी। निभाता है, जो कुंडली में जब आता है तो वो सेनापति होता है। जी, सेनापति जी। की बात राजा मानते हैं। तो जहाँ पे मंगल है, मेष राशि है, वहाँ पे समझो लीडरशिप क्वालिटी है, तो जी। वो अपना काम करवा लेंगे। जी। अच्छा 2025 इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है? मतलब मैंने ऐसा सुना है कि मंगल का है ये वाला साल। हाँ, अगर टोटल कैलकुलेशन करें पूरे उसका, तो टोटल आता है 9 पे। जी। 9 नंबर भी मंगल का नंबर हुआ। जी। तो 9 नंबर एक एग्रेसिव नंबर है। ओके। मंगल यानी गुस्सा। जिनका भी देखना अ, ल, ई ऐसे जो फर्स्ट कैपिटल अल्फाबेट होते हैं, उनको गुस्सा बहुत आ जाता है थोड़ी-थोड़ी बात पे। शायद वहाँ पे आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो लोग गुस्सा कर लेते हैं। तो वो उनके ब्लड में है, मंगल के प्रभाव की वजह से। ओके। तो अभी जो ये बांग्लादेश में भी काफ़ी सारे सीन हुए हैं और मतलब पहलगाम टेरर अटैक वगैरह हुआ। तो आपको क्या लगता है कहीं न कहीं मंगल रोल प्ले कर रहा है अपना? हाँ, चाहे इंडिया हो या इंटरनेशनल हो या पूरा वर्ल्ड हो, कहीं न कहीं हम माने या ना माने, पर हमारे ग्रह नक्षत्र, हमारी डेट, वो कहीं न कहीं तो रोल अपना निभाती हैं। वो हमारे विश्वास पे है कि हम उनको माने या ना माने। जी। अच्छा तो करियर और बिज़नेस में एरीज़ वालों के लिए क्या कहना चाहेंगी? उन्हें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और मतलब किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? करियर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेष राशि वाले ज़्यादातर लोग अगर जॉब करते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा सक्सेस होते हैं। क्योंकि उनके अंडर काफ़ी बड़ा एक टीम होता है, तो वो टीम से अच्छा काम करवा ले। वो खुद तो वैसे लेज़ी टाइप के होते हैं, पर वो दूसरे से अच्छा काम करवा सकते हैं।
तो चलिए मैम अभी हम टॉरस राशि की बात करते हैं। तो टॉरस यानी वृषभ राशि। तो आप ये बताइए हमें टॉरस राशि वालों के लिए शुभ समय कौन-सा है? टॉरस राशि कब उनके काम बनते दिखेंगे? टॉरस राशि अभी जैसे 18 अक्टूबर से अभी काफ़ी ग्रह चेंज हो रहे हैं, जैसे गुरु जी। का भी परिवर्तन देखा जा रहा है। जी। तो वृषभ राशि के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, हुँ, क्योंकि शुक्र का काफ़ी अच्छा रोल रहता है, स्वामी जी। रहते हैं, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। हुँ। तो काफ़ी अच्छे रहते हैं वो, खुशमिजाज रहते हैं, अच्छा रहता है। अच्छा, टॉरस राशि वालों के फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर कोई स्पेशल ग्राफ पोज़ीशन हो कोई, मतलब कि कब उनकी लाइफ में एक चमत्कार दिखेगा? अगर टॉरस राशि का देखने जाए तो टॉरस राशि का 24 से लेके 28 तक का टाइम एज काफ़ी अच्छा रहता है, जो वो अपनी लाइफ जी। में काफ़ी अचीवमेंट कर लेते हैं। तो चलिए मैम, हमने बात कर ली टॉरस की, अब हम जाते हैं लियो राशि पर, यानी कि सिंह राशि पर। तो सिंह वाले लोग, मैंने ऐसा देखा है कि बड़े अग्रेसिव होते हैं सिंह राशि वाले। तो आप ज़रा मुझे बताइए कि लियो वाले के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाहेंगे? सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह हैं, हुँ। और सूर्य का एक अलग जी। स्थान होता जी, है, जी। सूर्य यानी पिता। जी। सिंह राशि वाले ऐसे देखे जा रहे हैं जो उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो बस वो होना चाहिए। तो चलिए मैम, हम लियो राशि की बात करते हैं। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लियो राशि वालों को कहाँ देखती हैं? क्योंकि जनरली मैंने जो सुना है लियो राशि का ना, सिंह राशि वाले काफ़ी अग्रेसिव होते हैं। तो आप ज़रा मुझे बताइए कि उनका उनका करियर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और वो कैसे उसके साथ डील करते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो उनको आती होंगी अग्रेशन के साथ में भी। हाँ, सिंह राशि वाले का मेन ये है कि बस उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है। जी। गुस्से की वजह से कभी-कभी ऐसे होते हैं ना, बड़ी-बड़ी डील क्रैक होते-होते रह जाती है। हुँ, जैसे आप सिंह राशि के हो हुँ, और मैं नॉर्मल राशि से हूँ, हुँ। और कुछ डील साइन करने आए, जी, कुछ ऐसा मैंने आपको कह दिया, जी। आपको लगा नहीं यार ये तो हुँ, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट पे हुँ। वार कर रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो उनको है ना, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट अगर हमने प्यार से भी बोल दिया ना, पर उनको ऐसा जी। लगा ना कि नहीं, हुँ। ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो वो ज़्यादा एज़्यूम कर लेते हैं सारी जी, चीज़ें। जी। तो सिंह राशि का एक अगर नेगेटिव पॉइंट अगर बताऊँ तो वो ओवरथिंक में खुद ही समझ लेते हैं कि नहीं मेरा अपमान हुआ है, क्योंकि वो सूर्य है। सूर्य जी। का रोल ऐसा है कि वो पिता है। हुँ, जैसे जो 12 भाव होते हैं राशि में, हुँ। उसमें सूर्य एक पिता के समान है। जी, तो जैसे अभी बच्चा छोटा है, बड़ा भी हो जाता है, पापा ये करो, वो करो। जी। तो पापा को लगता है, ये मेरा बच्चा मुझे कैसे बता जी, सकता है? जी, तो जी। वो ईगो जो आता है ना, सबसे ज़्यादा ईगो सिंह राशि वालों में पाया जाता है। जी। बट दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, हुँ, पर बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हुँ। तो अच्छा, स्कॉर्पियो वालों की बात करें, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, तो उनमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी? मतलब कहीं न कहीं उतार-चढ़ाव दिख रहे हैं क्या उनकी लाइफ में? अप्स एंड डाउन्स तो ख़ैर सभी का लगा रहता है, बट अगर बात करें स्पेसिफिक राशि की वालों की तो? वृश्चिक राशि यानी मंगल की राशि, फिर से जी, अगेन जी, जैसे जी, मेष जी। राशि की बात की जी, हमने, सेम स्वामी अधिपति मंगल देव हैं। जी। तो वृश्चिक राशि का अगर ज़्यादा अगर प्रिडिक्शन करें ना, तो उनकी लाइफ में वो अगर कुछ कर पा रहे हैं ना, तो उनके जो फ्रेंड सर्कल है, जी, वो अगर आगे बढ़ते हैं ना, तो उनको लगता है हाँ, हमें भी करना चाहिए। जी। अच्छा, जेलस वाला स्पिरिट आ जाता है क्या? हाँ, उनके में जेलस वाला तो है जी, ही, जी, और उनको ऐसा है कि अगर वो काम कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूँ? जी, और मैं इतना काम करूँ तो मुझे इतना बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए। जी। उन्होंने अपने ना सराउंडिंग एक बाउंड्रीज़ बना के हुँ, रखी है, वृश्चिक राशि वाले की हुँ, पर्टिकुलर। क्योंकि उनको ऐसा होता है कि बस मैं हूँ, बस हुँ। जहाँ पे मैं हूँ ना, वहाँ पे वृश्चिक राशि है। जी। कॉम्पिटिटर वो एज़ अ सीन करते हैं सबको ना? ज़्यादातर लोगों उनको लगता है कि अगर मैंने बोल दिया, तो बस होना चाहिए। अभी जी। जैसे पूरे 12 राशि में से बात करें, सिंह और वृश्चिक राशि का कभी जमता नहीं है। सिंह राशि पिता समान, वृश्चिक राशि मंगल का प्रभाव वाली राशि, जी, सिंह और सूर्य और मंगल, जी, ये दोनों अपोज़िट हैं, जी। दुश्मन हैं। तो अगर पिता सूर्य है और बेटा वृश्चिक वाला हुआ, तो समझो उन दोनों का लाइफ टाइम नहीं बनेगा। अच्छा, मैंने एक मतलब पहले के टाइम पर फिज़िक्स का एक कोट है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो क्या ये कहीं पर स्टेटमेंट रोल प्ले करती है इसमें? जैसा आपने मुझे अभी अपोज़िट वाला बताया कि उन दोनों का नहीं बनेगा, तो वो भी अपोज़िट है इसलिए शायद उनकी नहीं बनती है। राइट? 12 राशि में से सबको मित्र राशि, शत्रु राशि, जी, सम राशि ऐसे जी। डिवाइड किया गया है। हुँ,
तो अगर जैसे कोई लड़का और लड़की की कुंडली मैच करवाने आता है तो उनको देखना चाहिए कि ये दोनों मित्र हैं, दोनों राशि या सम है या शत्रु है। शत्रु होंगे तो उनके जो गुण होते हैं टोटल 36 उसमें से कम हो जाएंगे जी। तो वो काफी बड़ा रोल, क्योंकि जगह अगर दुश्मन होए तो लाइफ टाइम फिर झगड़ा करेंगे, साथ में रहेंगे, झगड़ा करेंगे, तो वो काफी बड़ा रोल प्ले कर। चलिए मैम, अब टर्न लेते हैं हम एक्वेरियस राशि पर यानी कुंभ राशि पर। इनका मैंने ये सुना है कि 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब कब जाके लोग स्टेबिलिटी पर आएंगे और मतलब क्या कुछ होने वाला है इनकी लाइफ में आगे? कुंभ राशि की अगर बात करें तो कुंभ राशि का स्वामी शनि जी, और काफी लोगों में अगर शनि की 7.5 चल रही है तो काफी लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अभी तो हमारे में 7.5 चल रही है, मेरा तो काम वैसे भी नहीं बनने वाला है, मैं तो कुछ भी कर दूं मुझे तो रिजल्ट ही नहीं मिलता है और ना मुझे कुछ काम करने में इंटरेस्ट आ रहा है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें है ना शनि की वजह से होती हैं। जब शनि की 7.5 होती है तो बस हमें हमारे मन को शांत कर लेना है। शनि का ज्यादातर शनि को अगर हम देखते हैं तो अगर जो ओल्ड लेडी हैं, जो ओल्ड लोग हैं, उनका शनि का प्रभाव रहता है। शनि ग्रह एक वृद्ध ग्रह है, ओल्ड ग्रह है। तो शनि का अगर माने तो अगर हम किसी मम्मी पापा समझ लो, दादा दादी समझ लो या घर के कोई भी बुजुर्ग वडील समझ लो, उनकी सेवा अगर हम करेंगे ना तो 7.5 में हमें समझो के 100% में से 30% हमें झेलना पड़ेगा 7.5 के जो नेगेटिव इम्पैक्ट। तो मैम थोड़ी सी रेमेडीज भी हमें बता दीजिए कि इसके लिए लोगों को क्या कुछ करना चाहिए? रेमेडीज की अगर बात करें 7.5 चल रही है तो मेरी एक स्पेशल रेमेडीज है जी कि ज्यादातर मैं पैसा वैसा खर्च नहीं करवाती हूँ। अगर मेरे यहाँ पे कोई आता है, चाहे वो गरीब है, मिडिल क्लास हो या अमीर हो, मैं उनको एक चीज सजेस्ट करूंगी, कोर्ट में चले जाइए या तो आप हॉस्पिटल में चले जाइए जी या वृद्धाश्रम में चले जाइए जी। वहां जाके आप 2 लोग, 4 लोग या 10 लोग, आपकी जितनी कैपेसिटी है उनको चाय पिला दी, बस हो गया काम आपका। तो मतलब इससे उनके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। जो भी रुकावट है, जो भी उनको स्टडी में रुकावट आ जाती है 7.5 में, मन नहीं लगता है, प्रमोशन अटक जाता है, नौकरी होते हुए भी अच्छी छूट जाती है, दूसरी लग नहीं पाती है, तो सिर्फ ये उपाय करिए शनि के लिए। चलिए स्विच करते हैं वर्गो राशि पर यानी कि कन्या राशि, जो कि एक मरकरी का प्लैनेट भी आता है उसमें। तो आप मुझे बताइए कि उस राशि वाले लोग जो होते हैं, उस राशि के जो लोग होते हैं, वो कैसे बिहेवियर के होते हैं? लाइक मतलब मैनिपुलेटिव होते हैं और या फिर अग्रेसिव होते हैं, और उनकी डील्स कैसे क्रैक होते होते रह जाती हैं, और क्या कुछ उन्हें करना चाहिए रेमेडीज में कि हाँ वो उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे जो वो चाहते हैं? अगर कन्या राशि की बात करें तो उनका स्वामी बुध देव है जी, और कन्या राशि सबसे शार्प राशि है। जो कन्या राशि वाले दिखेंगे ना अगर, तो उनमें एक अलग एनर्जी होती है जी। जैसे मैं हूँ, आप हो, कोई भी मुसीबत में है ना, अगर कन्या राशि वाले है ना हमारे आसपास, समझो हमारा आधा काम सॉल्व। अच्छा, अगर वो प्रॉब्लम में है बट आपको देखेंगे प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम वो भूल जाएंगे, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाएंगे। तो अगर पॉजिटिव देखने जाए तो कन्या राशि वाले बहुत अच्छे होते हैं, उनका स्वभाव बहुत केयरिंग होता है, समाज सेवा में बहुत लीन दिखाई देते हैं जी, और पर्सनली सॉफ्ट हार्टेड होते हैं जी। बस उनके में एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि वो अपना काम टाइम पे नहीं कर पाते हैं जी, लेट लतीफ होते हैं। हाँ, अगर वो थोड़ा मैनेज कर लेना टाइमिंग, टाइम मैनेजमेंट अगर वो सीख जाए ना तो समझो 4 चांद लग जाते हैं जी जी। समय तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है और हमें सदुपयोग भी करना चाहिए। और पर्सनली मेरी लाइफ में कन्या राशि वाले काफी लोग हैं जी, और मैं तो उनका बहुत बेनिफिट उठाती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होता है मैंने डिवाइड करके रखा है इतनी राशि, कब कौन सी राशि को कॉल करना है, तो मैं पर्सनली उनको कॉल करती हूँ, मेरा काम कर देते हैं जी। तो चलिए अब टर्न लेते हैं पाइसेस राशि पर यानी कि मीन राशि। तो करियर और एजुकेशन सेक्टर में उनके लिए कौन सा डायरेक्शन लेना बेहतर होगा? मीन राशि वाले, गुरु की राशि है मीन राशि, और काफी मूडी राशि है जी। वो अगर ठान लिया ना कि मुझे ये करना है तो वो वही चीज करेंगे, चाहे आप कितना भी बता लो,
जैसे पेरेंट्स से मेरा बच्चा ये फील्ड में जाएगा, पर उन्होंने ठान लिया नहीं मुझे ये फील्ड नहीं, मुझे ये फील्ड करनी है, तो वो करेंगे। अच्छा, लव और शादी आजकल ये रिलेशनशिप वगैरह ज्यादा चल रहा है। कोई लव अरेंज करना प्रेफर करता है, कोई लव मैरिज करना प्रेफर करता है। कुछ जो लोग हैं अपने मेंटालिटी और परसेप्शन के अकॉर्डिंग अरेंज भी करते हैं। तो आप लव और शादी के लिए कोई ऐसे विंडो बता दीजिए जो फेवरेबल हो अभी पाइसेस राशि में। ज्यादातर मीन राशि वाले लव मैरिज करते दिखे अभी जी। तक, अभी का जो 4-5 साल का जो रेशियो अगर निकाले तो मीन राशि वाले क्या रहते हैं ज्यादातर, मैं ही करूंगा, मेरा जो स्टेटमेंट है वो अपने स्टेटमेंट में कायम रहते हैं। जी। तो मीन राशि वाले ज्यादातर लव मैरिज में बिलीव करते हैं, जी। क्योंकि उनका एक अलग अपना बोलते हैं ना विचार शैली है अलग, ये है तो ये है, ये है तो ये है। जी। ये भगवान में भी मानते हैं, साइंस में भी मानते हैं। जी। ऐसी राशि है मीन राशि। चलिए, ये तो गई स्पेसिफिक राशियों की बातें। तो अगर मैं आपसे बात करूं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में, शादी वालों के लिए क्या कहना चाहेंगी जिनकी इस साल में शादियां हैं? और अगर कुछ लोग सोच रहे हैं करने की, तब उनके लिए क्या अभी जनरल जैसे एडवाइस जैसे ये निकालेंगी? साल अगर देखें ना तो ऑलमोस्ट अभी अक्टूबर में हम जी। हैं, जी। तो ऑलमोस्ट 2-3 महीने अभी हम्म। पेंडिंग है। हम्म। जिनको शादी करनी है तो वो फिक्स कर सकते हैं, एंगेजमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट जी। ईयर का वेट कर लें, जी। क्योंकि मंगल का साल है, वैसे भी काफी देश खतरनाक दुनिया रहा है। में काफी चीजें जी। उथल-पथल हो चुकी हम्म। हैं, तो एंगेजमेंट करके रख लें या तो फिक्स करके रख लें, उसके बाद आराम से 2026 में कर शादी कर सकते सकते हैं। हैं। ठीक है। और अगर मैं कोई भी शुभ काम की बात करूं शादी से अलग, तो आपने ऐसा बताया था कि 18 अक्टूबर से कुछ चीजें चेंजेस में आ रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग क्या ये आगे का जो साल है, कुछ मंथ्स बचे हैं, ये अच्छे होंगे सभी के लिए? हाँ, अभी जैसे गुरु का परिवर्तन जो हो रहा है, जी। वो काफ़ी अच्छा परिवर्तन माना गया है। हुँ। थोड़े टाइम के लिए है बट काफ़ी अच्छा माना जी। गया है, तो उसका प्रभाव 12 राशियों पे अच्छा रहेगा। हुँ। तो उसे जैसे अच्छा लाभ ले सकते हैं, कुछ अच्छे काम करिए। अभी जैसे गुरु का परिवर्तन ज़्यादातर लोग धार्मिक पूजा-पाठ करें, लंबी यात्रा करें, जी। काशी चले जाएँ, हरिद्वार चले जाएँ, मथुरा चले जाएँ, हुँ। तो उस तरफ लोगों की रुचि ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, चलिए मैम, हमने 2025 की तो बात कर ली, 2025 काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरा भी रहा और अब आगे का भी आप थोड़ा बता ही दिया है आपने। तो चलिए स्विच कर लेते हैं एक बार न्यू ईयर पर, यानी कि 2026 पर। कौन-सी राशियों के लिए साल 2026 अच्छा होने वाला है? 2026 की अगर बात करें तो सूर्य का साल आने वाला है। जी। जी। मंगल का साल तो ऑलमोस्ट हमने देख ही लिया है। हुँ। कैसे काफ़ी जी। लोग स्टेबल नहीं हो पा रहे अपनी लाइफ में, शादी हो रही है तो टूट जा रही है। जी। 2026 का साल सूर्य का साल है, काफ़ी अच्छा साल रहेगा। हुँ। और अगर बात करें तो तुला राशि है, हुँ। वृषभ राशि है, हुँ। मीन राशि है हुँ। और कुंभ कुंभ राशि का भी कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा टाइम आने वाला है जी। जी। 2026 में। जी। और मिथुन राशि। जी, और मकर राशि के बारे में क्या कहेंगी? क्यों आपकी मकर राशि है? जी, बिल्कुल। मैं अपना भी थोड़ा पूछ लूँ। हाँ, पूछ सकते हो। जी। मकर राशि का भी ठीक है, मकर हुँ। राशि एक ऐसी राशि है ना जिसमें आलस ज़्यादा भरा रहता है। जी। तो अगर वो अपने आलस को त्याग देना तो जी। वो अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा अचीवमेंट कर सकते जी। चलिए अब एक स्विच लेते हैं कुंडली फैक्टर पर। जैसा हमने अपने दर्शकों को बताया कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो लेकिन आपने एक और फैक्टर बताया कि आप वैदिक पर ज़्यादा बिलीव करते हैं और आपने वो ही शायद किया भी है। तो चलिए हम वैदिक पर ही बात करेंगे। तो कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है? आप अगर किसी की कुंडली देख रहे हैं तो उसका इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है? कुंडली में पहले तो सबसे पहले देखा जाता है 12 जो भाव हैं, जो 12 हाउसेस हैं, उसमें पहला देखते हैं कि वो कैसा इंसान है। जी। फर्स्ट हाउस उसका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है, कौन से ग्रह नक्षत्र से कवर है, जी। उनकी राशि कौन-सी है और वो कौन से लग्न में पैदा हुए हैं, जी। तो जी। उस पे ज़्यादा भार देते हैं। जी। तो पहले हम क्या हैं वो पहले देखते हैं, उसके जी। बाद हम दुनियादारी और फैमिली पे आते हैं। जी। अच्छा, मैंने बहुत सुना है कि कभी-कभी किसी कोई मंगली होता है या कोई किसी पर दोष होता है, सर्प दोष और पता नहीं कौन-कौन से दोष होते हैं। तो कहीं न कहीं उनके घरवाले उनके बिगड़े हुए काम देखकर बोलते हैं कि अरे तुझ पे वो दोष है, अरे तेरा तो वो ग्रह चल रहा है। तो क्या लगता है ग्रह और दोष रियल लाइफ में कोई इम्पैक्ट डालते हैं? हाँ, जो भी हमारे कुंडली में जो दोष जी। बताए गए हैं शास्त्रों में, जैसे सूर्य राहु का ग्रहण दोष हो गया, हुँ। विष विष योग हो गया, जी।
तो ये सारे कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में भी काफी रोल प्ले कर रहे हैं, जी। जिसमें शांति विधि का लेख है वेदों में, उसमें उनका शांति करवाना चाहिए। जैसे मांगलिक है तो लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, तो शादी के पहले उनका मांगलिक दोष निवारण आता है, वो पूजा विधि आती है, वो अच्छे से ब्राह्मण के पास जाके और अच्छे मुहूर्त में अच्छे टाइमिंग के साथ जाके वो अपना विधि विधान से अपना ग्रह दोष शांत करवा सकते हैं। तो मैम योग और दोष की बात करें अगर, तो ये प्रारब्ध और पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से आते हैं, तो क्या हमें इसके लिए रेमेडीज करनी चाहिए या एक्सेप्टेंस लेकर फॉरगिवनेस पर ध्यान देना चाहिए, या फिर नहीं, ज्यादातर जो भी कुंडली में पाए जाते हैं जो दोष, जैसे काल्प सर्प योग है, पितृ दोष है, विष योग है, ग्रहण दोष है, चांडाल योग है, ये सारे योग जो रहते हैं उनका मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उनका निवारण करना बेस्ट रहता है। जी। और उनका जो शांति विधि जो बताया गया है वेदों में, शास्त्रों में, उनके साथ पूरा करने से बेनिफिट होता है जीवन में। अच्छा, रेमेडीज करने से मतलब अगर बात बन जाती है तो लोग रेमेडीज भी करते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे अभी इन सारे योगों को हटा दे, जैसे काल्प सर्प योग है, ग्रहण दोष है, पितृ दोष है, इनको अगर हटा दें तो और नॉर्मल जो चीजें रहती हैं लाइफ में, गुरु का प्रभाव, शनि का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, उनका हम रेमेडी से कर सकते हैं। गोचर ग्रह कब चेंज हो रहे हैं, गोचर में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उनको हम रेमेडी से थोड़ा बैलेंस में ला सकते हैं। बट ग्रहण दोष है तो उनका शांति विधि करवानी पड़ेगी। राहु अगर काफी बुरा प्रभाव दे रहा है हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में, तो राहु जाप करना भी बहुत आवश्यकता हो जाती है उस टाइम पे। चलिए आगे बात करते हैं, शनि और राहु के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? शनि और राहु, शनि का प्रभाव जिन पे होता है वो लोग काफी सेवा भाव वाले होते हैं, समाज सेवा करते हैं, अलग अलग ऐसी संस्था के साथ जुड़े रहते हैं, जहाँ पे जैसे वृद्धाश्रम है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, उनको खाना खिलाना है, ये सारी जगह पे शनि का काफी अच्छा रोल देखा जा रहा है। और राहु, अगर अभी ज्यादातर आपने सुना होगा, काफी लोग जिनका 20,000 सैलरी भी है वो भी शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं। तो अगर हमें ज्यादा इंस्टेंट मनी चाहिए, 10,000 का 1 लाख रुपए कैसे करना है, तो वो हमें राहु दिलाएगा। अच्छा, शनि और राहु से ना काफी लोग डरते भी हैं, तो क्यों डरते हैं, आपको क्या लगता है? हाँ, जैसे काफी लोग डरते हैं, जो मानते नहीं है तो उनका तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, पर जो मानते हैं, बिलीव करते हैं कि हमारी 7.5 चल रही है और राहु का हमारे पे बुरा प्रभाव है कुंडली पे, तो हमारे जीवन में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छी रेमेडी करते रहना चाहिए लाइफ टाइम, जो उनको एक अच्छा प्रॉफिट दे सके। अच्छा, मैंने सुना है शनि के बारे में कि शनि अगर अच्छा हो तो सारे काम बन भी जाते हैं, और शनि खराब हो जाए तो बिगड़ भी जाते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? शनि का अगर मैं बताऊं ना, शनि का रोल हमारी कुंडली में क्या है या हमारी लाइफ में क्या है? अभी का जैसे जो जनरेशन है, उनको क्या चाहिए? पैसा। आपको क्या चाहिए? मनी। मुझे क्या चाहिए? मुझे भी पैसा चाहिए। बट जैसे शनि का रोल ऐसा होता है ना कि हमें मनी तो चाहिए, बट कैसे चाहिए? 30 तारीख को सैलरी होने वाली है, पर हमें सोच रहे 15 को आ जाता तो ये काम कर लेते। ठीक है, तो हमको इंस्टेंट मनी चाहिए। शनि का जो रोल होता है पूरी लाइफ में, कुंडली में, हमारी लाइफ में, वो शनि यानी स्लो ग्रोथ। शनि बैठते हैं एक राशि पे तो 7.5 साल निकाल देते हैं, और कोई ग्रह बैठता है तो उनका अलग अलग टाइमिंग है, बहुत कम। जैसे चंद्रमा है, सबसे कम चंद्रमा एक राशि पर रहते हैं, यानी एक दिन 24 घंटे। तो चलिए बात करते हैं अब बर्थ टाइम की और प्रेडिक्शंस की। तो बर्थ टाइम अगर किसी का एग्जैक्ट किसी को ना पता हो तो क्या प्रेडिक्शन सही होती है? डिपेंड्स है कि हम अगर बर्थ टाइम नहीं है, बर्थ प्लेस नहीं है और प्रॉपर एक्यूरेट उनको नहीं पता है कि हमारा 20 को जन्म है या 21 को जन्म है, रात को जन्म है या दिन में जन्म है, तो फिर हम उनके नाम के आधार पर, और शास्त्रों में एक बताया गया है कि जिनके पास अपना जन्म टाइम, जन्म प्लेस और जन्म
डेट नहीं है तो उनके लिए हम एक प्रश्न कुंडली बनाते हैं। प्रश्न कुंडली क्या है, जैसे भी आपने मुझे प्रश्न किया कि मुझे मेरी शादी कब होगी, तो उस टाइम का, उस डेट का, उस टाइमिंग के हिसाब से एक प्रश्न कुंडली बनेगी जी, वहां से आंसर दिया जाता है। तो वो प्रश्न कुंडली आप खुद से बनाते हैं या फिर कहीं से आपको मतलब? नहीं, प्रश्न कुंडली हम खुद से बनाते हैं। जैसे आज के ग्रह, आज राशि कौन सी है, चंद्र कौन सी राशि में बैठा हुआ है और क्या रोल है जी, और कैसा क्वेश्चन है जी, तो उस हिसाब से प्रश्न कुंडली बन जाती है। अच्छा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज कुंडली से देखकर पता चल जाता है? हाँ, ज्यादातर तो पता चल जाता है कि लव मैरिज होगा, अरेंज होगा, हमारी कास्ट में होगा या अदर कास्ट में होगा जी, हमारा जहाँ जन्म हुआ है वहां होगा या हमारी जन्म से दूर हमारी शादी होगी जी, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं कुंडली से। तो कुंडली के लिए फिर देखने के लिए एग्जैक्ट टाइम भी होता है उसका ना, तो सारा सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग ही होता है या फिर कोई और भी रास्ता होता है? नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि प्रश्न कुंडली के हिसाब से हम देख सकते हैं। अगर उनका एक्यूरेट टाइम उनको नहीं पता है तो प्रश्न कुंडली बनाते हैं, गोचर ग्रह कहाँ कहाँ क्या रोल प्ले कर रहे हैं जी, तो उनके हिसाब से हम एक जजमेंट पे आते हैं कि हाँ, इनका शादी इस साल में, ये महीने के इस महीने के बीच में योग चल रहे हो जानी चाहिए। तो ठीक है, मैं अगर बात करूँ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज का जो यूथ है बड़ा ही कंफ्यूज है ना, मतलब कि कौन से फील्ड में जाए, कौन से में नहीं जाए। इवन दो मैं खुद की भी बात करूँ तो मतलब कभी कहीं ना कहीं मैं भी कंफ्यूज थी, अब तो एक्यूरेट पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं। बट एक टाइम होता है ना जब 12th के बाद हम लोग कॉलेज में कदम रखते हैं, इवन हमारी ग्रेजुएशन होने के बाद भी कहीं ना कहीं हमें मास्टर्स में भी दिक्कत आती है कि हम क्या करें क्या ना करें। तो इसके लिए सबसे पावरफुल प्लैनेट कौन-सा होता है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू में सफलता के लिए? सफलता के लिए अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पहले तो हम जो हमारे कुंडली का 10th हाउस है, वहीं से हम देखेंगे हमारा करियर कैसा रहेगा, हमें कैसी जॉब मिलेगी, हम कौन से क्षेत्र में जाएँगे जहाँ पे हमें सक्सेस मिलेगी और वो पैसे से हम पूरा अपना लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो वो डिपेंड होता है कि कौन-सा ग्रह है वहाँ पे, तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से फील्ड में बढ़ना चाहिए आगे, वो उस पे डिपेंड करता है। जी। फिर वो चाहे राहु हो, केतु हो, शनि हो, तो उनके अलग-अलग पूरा उनके 9 जो ग्रह हैं उनको अलग-अलग डिवाइड कर दिया गया है। सूर्य का काम है आप आर्मी में जाओगे, मंगल का काम है आप अच्छे लीडर बनोगे, आप भी आर्मी और उसमें जा सकते हो, तो ऐसा अलग-अलग डिवाइड किया गया है। अच्छा, अगर किसी कुंडली में साढ़े साती हो तो क्या करना चाहिए? हाँ, जैसे किसी भी कुंडली में साढ़े साती हो तो उनको अपना दिमाग पहले शांत करना चाहिए। उसके बाद उनको रूटीन में हनुमान जी के टेम्पल जाना चाहिए। अगर रूटीन में ना पॉसिबल हो, जॉब ऐसी हो कि सुबह 7 बजे जाना ही है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वो सैटरडे को और ट्यूसडे को, सैटरडे और ट्यूसडे को वो हमेशा 7 से 7:30 के बीच में हनुमान जी के टेम्पल पे जाके दर्शन करें। जी, तो उनके लिए काफी थोड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं अगर आगे बात करूँ इसमें कुंडली के बारे में, तो आजकल ना बड़ा ऑनलाइन चीज़ें चल रही है ना, बड़े-बड़े ऐप्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया ऐप्स ना, तो लोग आजकल डिजिटली ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो डिजिटल ही प्रेफ़र भी करते हैं, तो सोशल मीडिया ऐप्स मैंने काफ़ी सुना है एस्ट्रोलॉजी के, लाइक एस्ट्रो टॉक सबसे बड़ा है। तो एक वो पाम वाला भी होता है ना कि पाम स्कैन कर लेते हैं और उसके बाद में फिर उसके प्रेडिक्शंस आ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स एग्ज़ैक्ट कुंडली बता पाते हैं? वो सही सटीक होती हैं या फिर कहीं न कहीं गड़बड़ होता है? देखो, मेरा पर्सनली मानना ऐसा है कि ऑनलाइन आप कुंडली प्रेडिक्शन करवाओ या ऑफलाइन करवाओ, आप कहीं न कहीं किसी एक एस्ट्रोलॉजर के पास ही जा रहे हो। जैसे आप अभी देखो एआई आ गया है, ठीक है? तो आपको एक जनरल मिलेगा कि कुंभ राशि है तो उनका कुंभ राशि का जनरल एक प्रेडिक्शन मिलेगा। बट अगर आपको प्रॉपर आपके ही बारे में, आपका कब शादी होगा, बच्चे कितने होंगे, पति गवर्नमेंट जॉब वाले रहेंगे कि नहीं, ये सारी अगर एक्यूरेट आपको जाननी है तो आपको खुद की अपनी कुंडली बनवानी पड़ेगी, फिर चाहे आप ऑनलाइन बनाओ या ऑफलाइन। तो मतलब ऑनलाइन में कहीं न कहीं सही अज्यूमिंग आ जाती है या फिर अगर आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलता है, उनके पास अच्छा ज्ञान है, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, तो वेल एंड गुड। जी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ मैनिफेस्टेशन वगैरह की, एस्ट्रोलॉजी में कहीं इसका कोई रोल प्ले होता है? हाँ, मैनिफेस्टेशन की बात करें तो अगर हमें कुछ चाहिए और बहुत दिल से चाहिए,
तो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि मुझे कुछ भी चाहिए होता है तो मैं बोल देती हूँ मुझे ये चीज चाहिए। जैसे मैं गणपति बाबा को मानती हूँ, महाकाल बाबा को मानती हूँ, तो उनसे बोल देती हूँ बाबा मुझे ये चीज चाहिए, और कैसे भी लाओ, कुछ भी करो, पर मुझे ये चीज इतने टाइमिंग में चाहिए, ये मेरी विश है। तो आज तक का मेरा रेशियो है 90% मेरी सारी विशेष पूरी हो जाती है। मतलब देर होती है? देर में जैसे मेरी विश है, जैसे अभी मुझे चाहिए तो वो मिल ही जाती है। पर अभी कभी-कभी मैं ऐसा बोलती हूँ, हाँ ठीक है दे देना चलेगा, टाइमिंग मैंने मेंशन नहीं किया है, तो वो चीज फिर होती है पर वो डिले हो जाती है। अच्छा, तो आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और इन सब पर? हाँ, मुझे स्ट्रॉन्ग बिलीव है, और मैं पर्सनली मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं यूनिवर्स से मांगती हूँ और यूनिवर्स मुझे लौटाता है वो सारी चीजें। जी। अच्छा चलो, अब हम शो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं मैम। अब हमने आपके लिए एक प्लान किया है रैपिड फायर राउंड। ओके। यहाँ आपको 1 वर्ड में या 1 लाइन सेगमेंट में आंसर करना होगा, 1 सेंटेंस में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आपसे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए, आपकी खुद की क्या राशि है और आपके मतलब कौन-सी ऐसी प्रेडिक्शन है जो आप पर भी लागू हो जाती है? मेरी जन्म राशि कर्क राशि है, जो एक चंद्रमा की राशि है। और चंद्रमा वाले ऐसे होते हैं कि अभी जैसे मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ, पर मेरा दिमाग तो अमेरिका घूम रहा है। अच्छा। तो सबसे चंचल राशि में 12 राशि में से अगर सबसे चंचल राशि हो और जिनका दिमाग स्टेबल ना हो, वो कर्क राशि वाले। कर्क राशि चंद्रमा होते का हैं। प्रभाव ज्यादा रहता है। तो आप कर्क राशि है? हाँ। ओके। तो एक ऐसी प्रेडिक्शन बता दीजिए जो आप पर भी लागू होती हो? चंद्रमा राशि वाले जो होते हैं, जो कर्क राशि वाले होते हैं, जैसे वो मेरी राशि है, वो काफी सुंदर होते हैं। उन राशि वालों को एक अलग अट्रैक्शन रहता है, जो कोई भी उनसे मिलता है उनको लगता है नहीं हम बात कर ही लेते हैं, ऐसा। एक अलग चंद्रमा जैसे गोल हैं, सफेद हैं, तो वैसे उनका प्रभाव काफी अट्रैक्टिव रहता है चंद्रमा वाले का, जैसे कर्क राशि। अच्छा, किस राशि के लोग सबसे ज्यादा स्टबबॉर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं? मकर राशि। मकर राशि मेरी ही है। वृश्चिक राशि। जी। और कहीं ना कहीं फिर सिंह राशि। जी। तो क्या लगता है आपको, स्टबबॉर्न होने के कारण, जिद्दी होने के कारण इनके काम बनते हैं या बिगड़ते दिखते हैं? ज्यादातर कभी-कभी ये चीज इनके नेगेटिव काफी अच्छा भी रिजल्ट देती है, पॉजिटिव में भी। जैसे अभी हमारे नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, मैं लीडर हूँ, मैं नेता हूँ, तो मेरा एक ऐसा रोल होना चाहिए कि 4 लोग मेरी बात सुने, डरे, थोड़ा काम अच्छा करें, तो वो उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। पर कभी-कभी जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं रहते और गुस्सा दिखा देते हैं, तो 2 एम्प्लॉयी जॉब छोड़ के चले भी जाते हैं, तो वो फिर माइनस पॉइंट हो जाता है। जी, तो मतलब बनते भी हैं और बिगड़ते भी जाता हैं। है। तो चलिए अब थोड़ा ट्विस्ट में ट्विस्ट लाते हैं और इंटरेस्ट में इंटरेस्ट भी लाते हैं, बात करते हैं रोमांस की। तो आपको क्या लगता है, कौन-सी राशि वाले लोग सबसे ज़्यादा रोमांटिक होते हैं? राशियों की अगर बात करें तो रोमांटिक राशि में तुला राशि, जिनका स्वामी शुक्र है। जी। एक है वृषभ राशि, उनका भी स्वामी शुक्र है। और मीन राशि, जिनके स्वामी गुरु हैं, वो भी रोमांटिक राशि में से एक राशि है। और कर्क राशि, जो बहुत ही इमोशनल राशि है, जिनका राशि स्वामी चंद्रमा है, तो वो काफी रोमांटिक राशि में मानी जाती है। अच्छा, आपको क्या लगा है, कभी आपने इतनी प्रेडिक्शंस की होंगी लाइफ में, तो कभी ऐसा लगा है कि सबसे टिपिकल प्रेडिक्शन यही थी? मतलब आपकी लाइफ की सबसे टफ प्रेडिक्शन कौन-सी रही? टफ प्रेडिक्शन में ऐसा है, कभी-कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ बता दी है, जैसे फ्यूचर। फ्यूचर एक ऐसी चीज़ है कि जैसे मैंने आपको बता दी कि ये टाइम में आपकी शादी हो जाएगी और आपको बेटी ही होगी पहली। तो जब तक अभी बेटी हो नहीं जाए तब तक मुझे ऐसा लगता है यार कब होगी? हो जानी चाहिए। अगर बेटी का अगर प्रेडिक्शन किया है या बेटे का किया है, होता है ना कभी मुझे बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, ये होता है। वैसे मैं पर्सनली नहीं मानती हूँ बेटा-बेटी में, दोनों इक्वल होते हैं। बट होता है, फिर वो प्रेडिक्शन में ऐसा होता है कि प्लीज़ भगवान दे देना जो प्रेडिक्शन किया है, गलत मत ठहराना। जी। तो अच्छा, अगर आप एस्ट्रोलॉजी ना करती या एस्ट्रोलॉजर ना होती तो फिर क्या करती? मतलब क्या आपने सोचा था कुछ अपनी लाइफ के बारे में? अगर मैं एस्ट्रोलॉजर ना होती तो मैं किसी स्कूल या किसी कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती या किसी एनजीओ में बच्चों को पढ़ाती। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मेन वो है कि मैं बच्चों के साथ रहूँ, एजुकेशन जिनको कम मिलता है, कुछ ना कुछ कहीं पैसों की वजह से वो नहीं एजुकेशन ले पाते हैं, तो उन लोगों के बीच में मैं अपना थोड़ा बहुत जो भी मुझे नॉलेज है, जो भी मैंने पढ़ाई की है, उसका मैं थोड़ा कहीं न कहीं उपयोग करती हूँ। जी। अच्छा, आपका फेवरेट ग्रह या कोई नक्षत्र?
नक्षत्र में मुझे जिसमें पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, जी। पूर्वा जो पूर्व लगता है ना, 3 नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें जी। पूर्व लगता है और 3 नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें उत्तर लगता है, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी ऐसा। तो वो जो पूर्व वाला होता है ना, वो नक्षत्र मुझे बहुत पर्सनली पसंद है क्योंकि उनके पूर्व जन्म के वजह से उनको वो नक्षत्र मिला हुआ है। अच्छा, कुंडली के बिना शादी रिस्की हो सकती है? जैसे अभी के जनरेशन में देखने जाओ तो अभी के जो जमाना चल रहा है उनके हिसाब से कुंडली मैचिंग अगर की जाए तो बहुत ही अच्छा है जी। और अगर ना की जाए तो ऊपर से उनको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी दे सकते हैं कि ये जी। शत्रु ग्रह हैं या जी। मित्र ग्रह हैं। जी। उनसे भी थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करना चाहिए मेरे जी। हिसाब से। अच्छा, बात करें एस्ट्रोलॉजी और साइंस की, तो क्या एस्ट्रोलॉजी और साइंस कभी एक हो सकते हैं? जैसे मैं बताऊं तो साइंस का एक अलग दुनिया है। ज्योतिष जो शास्त्र है हमारे, जो पुराण है, जी। वेद है, भगवत गीता है, रामायण है, उनका भी एक अलग अस्तित्व है। साइंस बोलती है सब कुछ नहीं होता है, बट जी। जहां तक मैं मानती हूँ, शायद आप भी मानते हो, जी। एक ऐसी कोई शक्ति है जो पूरा ब्रह्मांड को हैंडल करती है, पूरे जी। विश्व को हैंडल करती है। तो अगर साइंटिस्ट बोलेंगे भगवान नहीं है तो मैं बोलूंगी नहीं, मैंने तो भगवान देखे हैं, बस हाँ उनके रूप अलग अलग होते हैं, बट मैंने जी। भगवान फील किए हुए हैं। तो अच्छा, आपके पास कभी कोई ऐसा क्लाइंट आया जिसको आपने प्रेडिक्ट किया हो और वो आपके लिए अनफॉरगेटेबल हो? हाँ, ऐसे तो काफ़ी किस्से हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने कुछ ऐसे रोते-रोते आए हैं कि मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी हो गई पर हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं बन रहा है या वाइफ मेरी मुझे इतना हमारी फैमिली के साथ घुलती-मिलती नहीं है। तो ऐसे काफ़ी किस्से हैं जिसमें मैंने काफ़ी कुछ अच्छा रेमेडी दिया, उनका कुंडली देख के, पूरा एनालिसिस करके, तो आज वो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन कोई ऐसा एक केस हमें बता दो जो आप कभी भूल नहीं पाए हो? आपने जैसे अभी हैंडल तो रिसेंट किया? का एक केस है, जैसे अभी जी। आते-आते भी उनका जी। फ़ोन जी। आया था रास्ते में। जी। उनको पहले प्रेगनेंसी थी पर उनको 3 महीने में कुछ मिसकैरेज करवाना पड़ा जी। था। एक कपल आए थे अभी ऑफ़िस में। हुँ। तो अभी जैसे ऑफ़िस में 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद उनको मैंने यंत्र बना के दिया एज़ अ रेमेडी। मैंने बोला ऐसे-ऐसे करो आप, आपको अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति आपको अच्छी शीघ्र होगी। जी। तो वो 20 या 22 दिन के ही अंदर आ गए और बोले मैम अभी जस्ट मैं हॉस्पिटल से आई हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जो वो खुशी थी ना उनको, तो उन्होंने एक मेरे लिए वर्ड बोला जी। कि आप हमारी लाइफ में एंजल हो। जी। तो वो मेरे लिए एक अच्छा है। अच्छा था, हाँ, कि मैं मेरी अनफॉरगेटेबल फैमिली के मोमेंट लिए तो था। एंजल हुई, लकी हूँ, पर जी। शायद मैं किसी और की लाइफ के लिए एंजल हूँ तो वो मेरे लिए अगर वो करोड़ रुपए भी देना तो वो जी। बहुत जी। बड़ा जी। बात है। अच्छा, 2025 काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरा रहा है। तो अभी आप सारी राशियों के लोगों के लिए ना एक गोल्डन एडवाइस निकाल दीजिए आने वाले 6 महीनों के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? 1 से 12 राशियों के हिसाब से अगर बताया जाए तो मेन तो है कि मम्मी-पापा की सेवा करो। जी। अगर लाइफ में गुरु बनाए हैं तो साल में एक बार गुरु से मिलो, उनसे जी। बातें करो जी। थोड़ी जी। देर। हमारे जो कुल देवी-देवता जी। होते हैं, हुँ। उनके धाम पे जाओ। जी। साल में 365 डेज़ होते हैं, सिर्फ 365 डेज़ में से 2 दिन निकालो सिर्फ खुद के लिए जहाँ पे हमको लगता है वहाँ जाके हमें शांति मिलती है। तो वो मेरे लिए अच्छा उपाय है सब सब राशियों के लिए जी। कि आपको जैसे अभी आपको पहाड़ पसंद है, तो आप पहाड़ पे चले जाइए जी। 2 दिन के लिए। जी। मुझे बीच पसंद है, तो मैं बीच पे चली जाऊँगी 2 दिन के लिए। जी। तो वो हो गया रेमेडी। जी। अच्छा, नक्षत्र या राशि किस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती हैं आप? मेरा ज़्यादातर नक्षत्र पे ज़्यादा मेरा रहता है। अगर मुझे कभी-कभी ऐसा होता है कुंडली में मैं क्या बताऊँ, काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न वाली कुंडली है, तो मैं प्रिडिक्शन नक्षत्र से करती हूँ और जो हमेशा सही रहता है। तो फ्यूचर में अगर हमें आपके साथ कोई टॉपिक कवर करने हो तो क्या टॉपिक कवर कर सकते हैं? टॉपिक में जैसे कोई भी करंट टॉपिक ले सकते हो। जैसे मेरा सबसे इंटरेस्टिंग एक टॉपिक रहा है शादी क्यों नहीं हो रही है? हाँ। मंगल दोष है तो इसकी वज़ह से शादी नहीं हो रही है। ट्विन्स बच्चे कैसे हो रहे हैं? ट्विन्स बच्चे में एक बच्चा अमेरिका है तो एक इंडिया क्यों है? साथ में जी। ही बॉर्न है, सिर्फ़ 2 मिनट या 5 मिनट का ही डिफरेंस है। जी। जी। तो ये सारे मुझे इंटरेस्टिंग
टॉपिक इंटरेस्टिंग लगते हैं। जिसपे मैं भी खुद रिसर्च करती जी, हूँ। तो एक आपने टॉपिक बोला शादी क्यों नहीं हो रही है, तो इसके लिए गोल्डन एडवाइस बता दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर उन्हें कोई दिक्कत आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है तो? अगर किसी लड़की या लड़के की शादी नहीं हो रही है तो उनके लिए एक गोल्डन एडवाइस है, शिव जी के मंदिर पे जाए जी। और जितना भी शिव जी का, ये शिव जी हैं जी। और जितना भी आसपास का एरिया है उनको साफ करे जी। और उसमें पूरे में हल्दी लगा दे। जी, उससे उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। जी। अच्छा, किसी को शादी में डिले करना हो तब? लाइक कुछ लड़कियां भी होती है ना जो नहीं करना चाहती, भाई उनके अपने लाइफ के गोल्स होते हैं ना, कुछ अचीवमेंट्स उन्हें लेनी होती है लाइफ में, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो शादी डिले करनी है तब? काफी डिफिकल्ट सवाल है। शादी डिले का एक चीज है कि हम थोड़ा डिले कर सकते हैं कुछ भी रीजन देके, जैसे अभी करियर पे फोकस करना है तो फिर जो हमारे करियर के भाव में जो ग्रह नक्षत्र हैं उनको पावरफुल कर लो। तो जब तक आपका ये खुद पे एक बना लो गोल कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, उसके बाद ही शादी करनी है, तो ऑटोमेटिक फिर शादी डिले ही होगी। जी। अच्छा, अभी आपने पहले ना प्लैनेट्स की बात करी थी कि केतु मेरा 4th में है, हाउसेस की भी बात करी थी, तो ये प्लैनेट और हाउसेस का ग्रैप जरा समझाइए। जैसे हमारी जैसे 12 राशियों के बारे में तो जनरली सबको पता होता है, मेष से लेके मीन तक का। 27 नक्षत्र भी ज्यादातर लोगों को पता होता है, अश्विनी से लेके रेवती नक्षत्र तक का। हमारी कुंडली में 12 भाव, 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र हैं। ये पूरा ज्योतिष 12 भाव, 27 नक्षत्र और 12 राशियों पे ही टिका हुआ है। तो जो राशि होती है वो कौन से भाव में है, कौन से हाउस में है, कौन से नक्षत्र में है, कब इनका परिवर्तन होता है, कब वो दूसरे भाव में जाते हैं, वो सारी चीजों का कैलकुलेशन करके एक प्रेडिक्शन पे आते हैं। तो मैम, आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा? काफी इंटरेस्टिंग था। काफी अलग अलग क्वेश्चन के आंसर देने पड़े। नॉर्मल तो काफी लोग पूछते हैं, हमारा क्या फ्यूचर है, क्या आगे होगा, पैसे टिकते नहीं आते तो हैं, बट ये कुछ इंटरेस्टिंग था, अलग था। तो आपको मजा आया? हाँ, मुझे काफी एंजॉय किया। वी होप कि हमारे व्यूअर्स को भी मजा आया होगा और वो इन फ्यूचर आपसे कनेक्ट भी करेंगे। तो चलिए, अपने लिए एक सोशल वेबसाइट और अपनी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स आप हमें बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को, सो दैट कि वो आपसे कनेक्ट कर पाए। जैसे मेरा वडोदरा में ऑफिस है, वडोदरा सिटी में, गुजरात में, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। मैं ज्यादा इंस्टाग्राम आईडी पे ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। ओम एस्ट्रोलॉजी करके है, ओम एस्ट्रोलॉजी। तो थैंक यू सो मच मैम। आज का हमारा शो यहीं पर ही खत्म होता है और आपके साथ प्रीशियस टाइम आपका हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल रहा। आपकी प्रेजेंस मीन्स अ लॉट फॉर अस। थैंक यू सो मच। और आई होप कि हमारे व्यूअर्स भी काफी वंडर हुए होंगे, उन्हें भी काफी अच्छी चीजें आपसे जानने के लिए मिली। हमने आज एक सफर तय किया एस्ट्रोलॉजी की दुनिया का, जहाँ पर हमने राशि और नक्षत्र के बारे में भी काफी कुछ जाना। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ शो को करते हैं समाप्त और इसी के साथ मेरे को दीजिए इजाजत। और ऐसी ही लेटेस्ट एपिसोड्स के लिए फॉलो कीजिए केजेड टॉक्स को, और हाँ, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कीप लिसनिंग, कीप वंडरिंग।